This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, वेलकम। आप सभी का भारत एफएम के इस कार्यक्रम में जिसका के नाम है सतरंगिनी में तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आशीष झा। तो दोस्तों पिछले 4 हफ्तों से किसी न किसी वजह से हम इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश नहीं कर पाए, लेकिन आज डॉक्टर नवल भाबरा हमें प्रवासी भारतीयों के संग उनका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ कहानियां सुनाएंगे। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर नवल भाबरा। नमस्कार भाबरा जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं डॉक्टर साहब। तो भाबरा जी आज का कार्यक्रम जैसा कि हमने आवाज की प्रॉब्लम हो रही है फिर। ओह अच्छा, आवाज नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है, नहीं बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था, अब ठीक है। ओह अच्छा, नहीं तो हम ये कह रहे थे कि जैसा कि हमने हमारे दर्शकों को कहा कि आज आप हमें प्रवासी भारतीयों के संग आपके द्वारा बिताया गया जो वक्त है, जो समय है, उसके बारे में आज हमें आप बताएंगे। तो सबसे पहली बात, पहली कहानी आप कौन सा बताने वाले हैं हमें? देखिए 1970 में मैंने एमए किया, जब मैं लगभग 20 साल का था। 20 साल का भी पूरा नहीं था। तो एमए ताजा किया था और बड़ा मन में उत्साह था, उमंग थी, हौसला था, मतलब अलग ही जोम था। वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, हर नए अनुभव के लिए तैयार थे। तो 1970 में एक संस्था थी उस वक्त, अमेरिकन पीस कोर्स। अच्छा, अमेरिकन पीस कोर्स, निक्सन का कार्यकाल था वो, रिचर्ड निक्सन का। तो उसमें जो यंग अमेरिकन्स थे, वॉलंटियर्स, वो आते थे भारत में 2 वर्ष के लिए। अच्छा, एशियन कंट्रीज में फिशरीज और डेयरीज में लोगों की सहायता करने के लिए। अच्छा, तो वो उन्होंने बताया, निक्सन के बहुत खिलाफ थे वो, एक तरह से बहुत कोसते थे निक्सन को, गालियां अच्छा, देते थे। उनका ये उस वक्त जैसा उन्होंने बताया कि हर युवा के लिए वियतनाम फ्रंट पे जाना जरूरी था। हाँ करेक्ट। अगर वो नहीं जाता है तो उससे बचने के लिए ये लोग, या कुछ लोग अपनी इच्छा से भी आते होंगे, समाज सेवा की भावना से, तो उससे बचने के लिए ये लोग अमेरिकन पीस कोर्स में एज वॉलंटियर्स 2 साल के लिए एशिया और अफ्रीका की कंट्री में अपनी सेवा देते थे। अच्छा, अच्छा, टू हेल्प पीपल इन स्पेयर ऑफ फिशरीज एंड डेयरीज। अच्छा। तो उसके लैंग्वेज कैंप लगते थे, क्योंकि उनको 2 साल यहाँ रहना होता था। ओ हाँ, तो हिंदी सीखनी जरूरी है। तो हिंदी की, राजस्थानी की जरूरत पड़ती थी। तो 1970 में उदयपुर में एक 7 दिन का लैंग्वेज कैंप लगा। उसमें कुछ हमारे युवा अमेरिकी स्टूडेंट्स थे। वहाँ एक गोल्डन होटल है, मुझे नाम अब भी याद है, उसमें हम ठहरे और लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया। और वो एक तरह का इंट्रोडक्टरी सेशन था उनका, 7 दिन का। प्रारंभिक दौर की शुरुआत थी, परिचय वगैरह हुआ सबसे। फॉरेनर्स के साथ मेरा पहला अनुभव था ये। अच्छा, अच्छा। तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे उस वक्त जब आपको जाने से पहले? और एक प्रकार का जो भी फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज, अमेरिकन वगैरह,
या जापानी, उनके प्रति एक जो अलग तरह की क्यूरियोसिटी और उत्सुकता और कौतूहल होता है वो हमें भी था, लेकिन बहुत जल्दी मिट गया वो, क्योंकि काफी दिन साथ रहे। हाँ, तो उनके साथ अंग्रेजी में ही हमें बातचीत करनी पड़ती थी, तो अच्छा। वो उसकी हमें उस वक्त प्रैक्टिस नहीं थी, थोड़ा झिझक थी, लेकिन हमने ये समझ के बातचीत शुरू कर दी कि जैसी वो हिंदी बोलते हैं उससे तो अच्छी अंग्रेजी हम बोल लेते थे। हाँ, तो वो मुझे बात जैसे तो है। भी थी शुरुआत की, तो उससे हमारा जो अंग्रेजी कन्वर्सेशन है या बातचीत करने का वो अभ्यास है वो बहुत बढ़ा, या हमें फायदा हुआ। और सबसे तो अच्छी बात ये थी कि वो एक शिक्षक के रूप में मेरी पहली कमाई थी। ओ, अच्छा। मुझे ठीक से याद है कि उन्होंने एक हफ्ते के शायद 500 रुपए दिए थे, क्या बात और है। वो लिफाफा जब उन्होंने दिया तो मेरी खुशी, बेइंतहा खुशी हुई मुझे। सवाल ही वो पैदा नहीं होता। 500 रुपए पहली कमाई की बात ही पहली कुछ और कमाई भी, होती और 1971 में 500 रुपए की बहुत कीमत होती थी, है। जरूर, जी जी। बहुत ज्यादा महत्व था। हाँ अच्छे अच्छे जी। लोगों की तनख्वाह उस वक्त 500 रुपए थी। करेक्ट मैंने जब करेक्ट। सर्विस शुरू की 1972 में, वो राजस्थान का सबसे बड़ा काडर था हमारा लेक्चरर का, तो मुझे पहली तनख्वाह 521 मिली थी। वाह वाह, ओके। तो ये जो तो ये जो 1971 में 500 रुपए का पेमेंट मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मेरा उत्साह और एक नए तरह का अनुभव हुआ उनके विदेशियों के साथ रह के। और वहाँ मेरे खास तौर से दो स्टूडेंट से परिचय हुआ। एक रॉबर्ट कैंडल, जिसे हम बॉब कहते थे, अच्छा। रॉबर्ट को शायद बॉब कहते हैं अमेरिका में। जी जी। तो दूसरा था बॉब भी केन। कहते हैं, कुछ लोग रॉबर्ट को बॉब कहते हैं, कुछ रॉब कहते हैं, तो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने आप के लिए क्या चूज किया है। राइट। तो बॉब से और केन से मुलाकात हुई। केन के साथ मैंने पहाड़ पर ट्रेकिंग भी की। अरे वाह, क्या। जो इंडियन ट्रीज थे, वृक्ष, उनके बारे में बहुत सवाल पूछता था कि ये कौन सा पेड़ है। भाबड़ा को भाबरा बोलते थे वो, ए भाबरा, ए भाबरा। तो मुझे इतनी जानकारी उस वक्त थी नहीं, तो जो जानता था वो बताता था मैं, तो बाकी मुझे कहना, बल्कि मुझे ज्यादा जानकारी इसकी नहीं है। उसने हाँ। पहाड़ी के टॉप पे मेरा एक फोटो भी लिया, जो अब भी मेरे पास सुरक्षित है। अरे वाह, आप ये उनसे तो अभी था भी मेरा टच में पहला हो? अनुभव 7 दिन का। आप उनसे उसके अभी भी टच बाद में हो? नहीं, अब टच में नहीं है। अच्छा अच्छा। 1971 में फिर इसी अमेरिकन पीस कोर का 1 महीने का कैंप लगा उदयपुर में। जयपुर में मुझे सूचना मिली कि भाई आपको वहाँ 1 महीने का कैंप है, लैंग्वेज कैंप है, उसमें एज इंस्ट्रक्टर आपको चलना है। तो सागर सिंह, मुझे अब भी नाम याद है, सागर सिंह ड्राइवर था, एक बड़ी सी गाड़ी लेके मेरे पास आया, और वो था और मैं था, और हमने जयपुर से उदयपुर की तक की यात्रा की। वो मुझे याद अब भी इसलिए है कि रास्ते में कोई झील थी, कोई तालाब था, तो वहाँ एक डक का शिकार किया उसने। अच्छा। मेरे लिए वो भी एक नया अनुभव था, मैं बड़ा भौचक्का सा रह गया। तो उदयपुर पहुंचे रात को, और दूसरे दिन से सुबह काम शुरू हुआ। बड़ा नियमित और समयबद्ध प्रोग्राम था उनका सारा। हाँ खाने हाँ। पीने का भी, जैसे 8 बजे नाश्ता, 12 बजे लंच, 4 बजे चाय, और रात को 8 बजे खाना। हम्म। इसमें 10-15 मिनट भी लेट नहीं हो सकते आप, सब टाइम बाउंड होता था प्रोग्राम। जी तो जी। दूसरे दिन हमारी पहली मीटिंग हुई, तो हमारे लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर थे भारत के कोई चौहान साहब, अच्छा और अमेरिका की एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर थी जो चीफ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर थी, उसका नाम था केरीन। अच्छा। उसने अपना नाम हिंदी में रख लिया किरण। अच्छा। तो चौहान साहब के साथ और केरीन के साथ हमारी मीटिंग हुई सुबह। तो ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ बाबरा जी, कि आपको पता होगा कि शायद कि यहाँ पे जब इंडियंस आते हैं यूएस में, हाँ तो हाँ, वो भी कुछ इसी तरह से करते हैं, जैसे आशीष का ऐश हो जाता है, मुझे पता आशीष है का कि। आशी हो जाता है, राइट। हाँ, और मुझे ऐसे भी दोस्त पता है जिनका नाम मतलब द्वारकानाथ से डैन हो गया, तो नहीं, वो तो ऐसे। सही है। आप जिस देश काल में आप रहते हैं उसके अनुसार भाषा, नाम, बोलचाल, तौर तरीके थोड़े बहुत सब बदलते ही हैं। बदल जाते हैं, करेक्ट करेक्ट। दूसरे दिन हमारी पहली मीटिंग हुई सुबह टीचिंग को लेकर। उन्होंने हमें टीचिंग मेथड समझाए। हाँ। एक फादर कामिल बुल्के की फेमस डिक्शनरी है, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, वो हमें दी, और बताया कि भाई क्या टीचिंग मेथड होगा। और एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर को सिर्फ 2 स्टूडेंट्स दिए उन्होंने। अच्छा
ओके 2 स्टूडेंट्स और एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। ओके। तो मेरे जो 2 स्टूडेंट्स थे वो जिनसे परिचय हुआ था पहले गोल्डन होटल में, हाँ हाँ। जो बहुत वहाँ के अनुभव, एक बात मैं भूल गया था कि वो उनकी वेशभूषा देखकर भी हमें बड़ी उत्सुकता थी। वो पट्टे वाले बनियान और पैंट वगैरह, उसमें 5-6 के झुंड में वो ताश खेलते रहते थे। ओ तो अच्छा। मुझे बाद में समझ में आया कि शायद पोकर खेलते थे वो। अच्छा, तब आपको ताश लगता था, तब आपको पता नहीं था पोकर चीज क्या है। सुंदर सी धोबन आती थी, उसके हाँ। बारे में हंसी मजाक करते थे, बाप रे धोबन इज क्यूट लाइक। तो वही जो अच्छा बॉब और केन से मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी, वो 2 स्टूडेंट्स मुझे मिले वो 1 महीने के कैंप में, रॉबर्ट कैंडल और केन। अच्छा यहाँ ये बात मैं खास तौर से बताना चाहूंगा कि रॉबर्ट कैंडल और केन के नेचर में बिल्कुल दिन रात का अंतर था, अच्छा बिल्कुल कंट्रास्ट था उनमें। अच्छा, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स बॉब दीजिए। था थोड़ा एक्सट्रोवर्ट, बेफिक्र, खुला और स्वच्छंद स्वभाव का, बात बात में स्लैंग्स और गालियां यूज करता था अंग्रेजी में। अच्छा। और दूसरा जो केन था वो बहुत गंभीर, संयत, अनुशासित और कायदा पसंद था। एक बार बॉब ने, हम उनको वर्ब कंजुगेशन वगैरह समझाते थे, हिंदी के वाक्य कैसे बोलते हैं, तो एक बार एक क्लास में बॉब ने मुझे छांट छांट कर जो चुनिंदा अंग्रेजी स्लैंग्स और गालियां हैं उनके हिंदी मीनिंग पूछे। ओ अच्छा। ए बाबरा, व्हाट इज दिस इन हिंदी, व्हाट इज दिस इन हिंदी। अच्छा। तो इस पर जो वो केन था उसको लगा होगा थोड़ा भी कि भी क्या क्या समझेगा ये, क्या इंप्रेशन पड़ेगा इस पर। तो केन ने इसका विरोध किया और वहां दोनों में बड़ी क्लासिकल बहस हुई अच्छा गालियों को ओके। यूज करना। तो बॉब का यह तर्क था, पूछे उसके कई तर्क मुझे अब भी याद हैं। उसने, केन ने कहा कि है बॉब, व्हाई शुड यू यूज स्लैंग्स एवरी नाउ एंड देन, दिस इज नॉट गुड। उसने कहा व्हाई शुड आई नॉट। उसने ये कहा कि जो स्लैंग्स की मानसिकता पर उसने कई बातें कही। अच्छा। उसने कहा स्लैंग सिर्फ भावनाएं और भड़ास निकालने का एक जरिया है, हाँ, क्योंकि गाली का मनोविज्ञान ही यह है कि जो उसका लिटरल मीनिंग होता है वो नहीं होता। वो नहीं होता, राइट। वो सिर्फ एक भावनाएं व्यक्त करने का तरीका है। जी उसका जी। लिटरल मीनिंग न तो देने वाला उसका मतलब रखता है और न लेने वाला रखता है। हाँ, करेक्ट वो सिर्फ करेक्ट। एक जुबान का जायका है। इस राइट तरह की राइट। बातें उसने कही। वेंट तो आउट मुझे करने का उसका वो तरीका जो है। उसकी चतुराई थी वो बाद में समझ में आई, क्योंकि बाद में कैंप के बाद वो 2 साल जब जयपुर के पास रहा, जयपुर चुंबू के बीच में एक गांव है रामपुरा डाबड़ी। हम्म। तो रामपुरा में मैं हर वीक में उसको लैंग्वेज का जो लेसन है वो रिफ्रेश करने जाता था ताकि टच अच्छा। में रहे वो। तो मैं देखता था वहाँ गांव वालों के साथ जब वो बैठता था और गांव वाले जब उसको छेड़ते थे या बहुत उससे हंसी मजाक करते थे, तो कोई ना कोई स्लैंग या गाली जड़ देता था वो। अच्छा। तो वो जो मतलब वो अगर कोई किसी भाषा की स्लैंग या गाली जानता है तो उससे सब बच के रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ जानता है। तो उसका जो वो पूछने का कारण था वो मुझे बाद में समझ में आया कि वहां 2 साल रहने के लिए वो स्लैंग्स उसके बहुत काम आते थे। अच्छा अच्छा। ओके हाँ, ओके। तो ये जो यथार्थ। महीना जो ये यहाँ थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनको पढ़ाने में? खासकर इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एटीट्यूड कंप्लीटली अपार्ट था, कंप्लीटली अलग था। तो आप जब इन्हें 1 महीना आप सिखा रहे थे, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सिखाने का? क्या चैलेंजेस थे? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस जैसा मैंने बताया, मेरा लंबा साथ बॉब के साथ रहा, क्योंकि 2 साल में उसको हर वीक, तब मैं हिंदी में पीएचडी कर रहा था बच्चन के काव्य पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। मैं जयपुर ही रहता था और हर वीक में रामपुरा जाता था उससे बातचीत करने। तो मेरा ज्यादा टच में वो ही रहा। और लेकिन मैंने बताया ना कि वो तो किसी भी देश में या समुदाय में अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, और उन्होंने 2 बिल्कुल टिपिकल कंट्रास्ट मेरे सामने पेश किए, बॉब ने और केन ने। एक अच्छा बिल्कुल डिसिप्लिन तौर तरीके अपनाने वाला कायदा पसंद युवा था, और दूसरा हाँ थोड़ा खुले मिजाज का, स्वच्छंद मिजाज का, मौज अच्छा मस्ती करने वो दूसरे तरह का वो था वो। हाँ तो बॉब के मुझे रामपुरा डाबरी के कुछ किस्से याद आ रहे हैं। हाँ हाँ। अलग उसका स्वभाव अलग ही था। एक बार मैं गया तो वो सिगरेट पीता था, तो मैंने कहा डोंट बॉब, यू डोंट हैव एन एस्ट्रे।
अच्छा मजाक में कहा, व्हाई शुड आई हैव एन एस्ट्रे, आई गॉट ए सर्वेंट। अच्छा और एक बार मैं गया तो वो उसके पास एक चेकोस्लोवाकिया की गन थी। मैं देखा तो बच्चों का हुजूम उसके पीछे पीछे था और मेरे सामने उसने 2-3 कुत्तों को शूट किया। तो ओ मैंने उसको बाप रे। टोका, मैंने कहा गांव वाले तुम्हें मारेंगे, परेशान करेंगे। बोला कि ये उनका ढांढा को खाता है। गांव वाले ने खुद मुझे बोला है कि इनको मारो, इनको हटाओ। ओ अच्छा। ये किस्सा मुझे याद है अभी तक। उस वक्त का माहौल ही अलग था। और हाँ एक राइट। खास बात जो जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा रामपुरा डाबड़ी वाले प्रसंग का, कि रामपुरा के सामने ही दूसरा गांव है डाबड़ी, इसलिए उसको कहते हैं रामपुरा डाबड़ी। अच्छा तो उसने एक बार मुझे वो साथ ले गया कि बाबरा मैं तुम्हें अपने गांव के फादर से मिलाता हूँ, माय गॉड फादर। अच्छा तो मुझे वहां ले गया। एक बहुत वृद्ध आदमी था वहां, बोला ही इज माय फादर इन द विलेज। अच्छा। तो मैं, क्योंकि ये समझ के अपन समझते हैं कि भाई थोड़ा वृद्ध आदमी है तो थोड़ा ही मे बी हार्ड ऑफ हियरिंग, थोड़ा जोर से बोला मैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब हम लौट के आ रहे थे तो बहुत लगभग गुस्से में था वो। बार बार ओ मुझे ए बापरा, व्हाई वर यू शाउटिंग, व्हाई वर यू, आर यू श्योर दैट यू आर नॉट इंसल्टिंग दैट ओल्ड मैन। मैंने कहा ओ नो। उसको लगा जैसे जोर से बोल के मैं आप उसको उसकी ऑफेंड कर रहा हूँ। ऑफेंड कर रहे थे। हाँ राइट इस राइट। तरह के कुछ किस्से हैं जो मुझे अभी याद है। और उसके मैं हाँ संपर्क में रहा 2 साल। अब वापस अपन आते हैं उसी लैंग्वेज, 1 महीने के लैंग्वेज कैंप पर। ये तो अच्छा थी बॉब और केन की बात। वहां पढ़ाने के ढंग के जैसे एक मुझे प्रसंग याद है। हमने स्टूडेंट्स को एक सामान की लिस्ट दे दी, हम्म भिंडी, करेला, चावल, दाल, आटा, मसाला, हल्दी, इस तरह की 7-8 सामानों की लिस्ट दे दी उनको। तो मतलब आपने हिंदी में लिख के दी उनको कि भैया ये सब सामान ले आओ। ये हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें समझते हैं वो। उनको हाँ मतलब इसलिए था कि अभ्यास हो वहां 2 साल अभ्यास हो। रहने हाँ का। करेक्ट। हाँ सामान लेने जाएंगे तो कैसे काम चलाएंगे। करेक्ट तो करेक्ट। बाजार में जाके सबको एक एक लिस्ट पकड़ा दी हमने। हाँ और जो जितनी जल्दी सामान खरीद के लाएगा सारा, अच्छा वो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह वो हुआ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद 2 दिन के लिए हम लोग उदयपुर से रावत बाटा गए। हाँ हाँ वहाँ मेरे साथ जो 2 स्टूडेंट्स गए, वो ऑन द स्पॉट ट्रायल था एक तरह का, कि जो रावत बाटा के 2 साल से रहने वाले वॉलंटियर्स थे उनकी विदाई हो रही थी। और जो नए जो आए थे वॉलंटियर्स, उनको वहाँ 2 साल रहना था। तो ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस या ट्रायल के लिए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के साथ उनको वहाँ भेजा ऑन द स्पॉट। अच्छा। हाँ तो 2 वॉलंटियर्स जो बॉब और केन नहीं थे, कुछ दूसरे ही थे, उनके साथ में गया रावत बाटा उदयपुर से। अच्छा। दोनों वो वॉलंटियर्स, मैं और ड्राइवर। हाँ रास्ते में कोटा के एक होटल में रुके हम लोग। तो मैं बहुत ज्यादा घूमा नहीं था तब तक, एमए किया जब तक, डीडवाना, जयपुर, 2-4 जगह ही। तो होटल में रुकने का भी मेरा पहला अनुभव था। ओ इसके पहले नहीं अच्छा। रुका। मैंने बताया ना, मुझे 20-21 साल उम्र थी, करेक्ट ताजा ताजा करेक्ट। एमए किया था। हाँ और वहाँ कूलर वगैरह चलते थे उस वक्त, वो अलग तरह का उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मुझे ठंड भी लगी रात को, वो मुझे याद है अभी। फिर दूसरे दिन हम लोग रवाना हुए कोटा से रावत बाटा। अच्छा। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रही थी और बरसात ठहरी थी कुछ देर के लिए। हम्म तो रास्ते में हमने देखा कि एक पैंथर साइड से निकलकर रोड पर आ गया। ओ तो अच्छा। उसको देखते ही वो वॉलंटियर्स जोर से चिल्लाए, पैंथर पैंथर। वो तो मोर भी देखते थे तो वो अल्लाह करते थे, ओ दिस इज पीकॉक पीकॉक। तो वो ड्राइवर था, उसने खिड़कियां बंद की और उनको आवाज की, बिल्कुल अल्लाह मत करो, चुप रहो बिल्कुल। ओ तो फिर जो कुछ देर हमने वेट किया वहां, फिर पैंथर अपने आप साइड में चला गया। तो तेजी से गाड़ी निकाल के आगे ले गया वो। ओ तो अच्छा। रावत बाटा में 2 दिन रुके हम। उन्होंने ऑन द स्पॉट रावत बाटा में घूम कर किस तरह वहां रहना है, लैंग्वेज के हिसाब से क्या जरूरतें हैं, वो चीजें हमसे सीखी। और रात को उनकी विदाई पार्टी थी पहले वालों की, अच्छा। हाँ क्योंकि वो अमेरिका वापस जा रहे थे और इनको 2 साल यहाँ रहना था। अच्छा। हाँ तो उन्होंने अपने ढंग से गाना बजाना पार्टी की और मैंने पहली बार थोड़ी बियर पी उनके साथ उस दिन। बड़ा वो भी बड़ा अजीब अनुभव रहा। तो इस तरह हम उदयपुर आए वापस।
रावत बाटा का 2 दिन का जो अनुभव हमारा है वो अलग तरह का रहा। और बाद में हम वापस उदयपुर लौटे और 1 महीने का कैंप पूरा हुआ। और पेमेंट वो वीकली करते थे, मैंने कहा ना, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। यस, राइट। वीकली पेमेंट करते थे और बहुत अच्छा करते थे। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। उस बात से मैंने बताया कि क्योंकि पहली कमाई थी एज ए इंस्ट्रक्टर और एज ए टीचर, बहुत Right. अच्छा हमें लगता था। और एक खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा मेरे मित्र डॉक्टर राघव प्रकाश का, हाँ, जो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और जयपुर में उनके 2 कॉलेज चलते हैं अभी, अच्छा। इंस्टीट्यूट भी है। वो हम क्लास फेलो भी थे और बहुत अंतरंग और आत्मीय मित्र भी थे, घनिष्ठ अच्छा। मित्र थे। अच्छा। तो राघव प्रकाश और मैं दोनों इस कैंप में थे। अच्छा। हाँ, तो उनकी जो यादगार आनंदमय साहचर्य था वो आज भी हमें याद है। और कुछ प्रसंग जो मुझे याद थे वो मैंने आपको सुनाए। दिस इज नंबर बहुत 1। दिस वाज माय शुक्रिया। एक्सपीरियंस विद अमेरिकन पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन Correct. 1970 एंड 1971। वन, राइट, ओके। इसके बाद दूसरा है रशियंस के साथ। मैंने एमए में पीएचडी करने के साथ साथ रशियन में डिप्लोमा किया। रशियन में डिप्लोमा भी किया है आपने? रूसी भाषा में 1 साल सर्टिफिकेट, दूसरे साल डिप्लोमा। तो उसमें आप टॉप रूसी किया मैंने। आप रशियन आई बोल नो सकते हो? रशियन, कुछ वाक्य सुनाऊंगा आपको अभी। अरे वाह, क्या बात है। तो 2 साल मैंने रशियन में, मैं करना तो चाहता था फ्रेंच में, लेकिन तब तक फ्रेंच की सीटें फुल हो गई थी। ओह, अच्छा। तो मैंने रशियन में एडमिशन लिया। और 71 में हमारी टीचर थी मिसेस वेलेंटिना। अच्छा। थोड़ी एजेड सी थी और बहुत मस्त थी खुले स्वभाव की। और उनके साथ मुझे एक प्रसंग याद है। उनको हम एक बार पिकनिक ले गए आमेर। तो वहाँ जो खाने को दिया उनको कलाकंद, तो उन्होंने ब्रेड पे रख के, ब्रेड स्लाइस पे कलाकंद खाया, पूरा मुंह भर गया उसका। और वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा उनको। दूसरे साल हमारी टीचर थी मिसेस गेलिना। अच्छा। उनका नाम मुझे अभी याद है। तो 1-2 अनुभव मेरे उन दोनों के हैं। एक तो वो बहुत परेशान थी भारतीय व्यवस्थाओं को लेकर। क्लास में एक बार, अच्छा रशियन में क्या है, रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स नहीं है। टैट है, डैड है की जगह तैत है, दैद है बोलते हैं वो। ओ अच्छा, ट वाली लाइन ही नहीं है बेसिकली, ट ठ ड ढ है ही नहीं। साउंड्स की जगह डेंटल साउंड्स यूज करते हैं। अच्छा। तो उसने कहा क्लास में एक बार, 100 times I have told them to manage an accommodation for me, but no, they are doing nothing like that. और एक बार रशिया में उसके परिवार की और रशियन समाज की बात हुई, तो वर्चुअली क्लास में आंसू आ गए उसके, रोने लग गई वो। अच्छा। तो उससे मुझे उस वक्त ही एहसास हुआ कि जिस तरह का वो कम्युनिस्ट रेजिम था और जिस तरह की सख्ती और पाबंदियां थी रूस में, उसको लेकर भावात्मक रूप से ये लोग बहुत टची और उस तरह के हो गए, वेरी सेंटिमेंटल। राइट। आंसू आ गए उसके। और गेलिना से मेरा संपर्क कुछ ज्यादा रहा मिसेस वेलेंटिना की तुलना में। ये दोनों ही टीचर वहाँ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। उनसे 1-2 बार मिलने भी गया मैं हॉस्टल में। और उन्होंने मुझे 4-5 पत्र भी लिखी है रशिया जाने के बाद भी। अच्छा, रशियन में। वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। अरे वाह, क्या बात है, आज भी सुरक्षित है आपके पास? आज भी सुरक्षित है। और रशियन में लैंग्वेज में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। आई वाज फर्स्ट क्लास, फर्स्ट इन द मेरिट। यस, वेरी नाइस। तो रशियन का जैसे मैं आपको 2-4 वाक्य बताता हूँ, प्रसंग आगे है तो। मिन्या जावुत नवल किशोर, काक वास जावुत, मतलब मुझे नवल किशोर पुकारते हैं, मेरा नाम नवल किशोर है। काक वास जावुत, आपका क्या नाम है? अच्छा। या ल्यूब्ल्यू वास, आई लव यू। अच्छा। या जीवू व अजमेरे गदे वी जीवोते, मैं अजमेर में रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं? इस तरह। तो ये रशियन भाषा आपको उपयोग करने का कभी मौका मिला आगे जाकर? हाँ, यह आपने एक अच्छा सवाल पूछा। उपयोग में जिस तरह आना चाहिए था नहीं आई है, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से अब तक 2-3 बार रशिया होना चाहिए था। अच्छा। हुआ उल्टा, मैं 7 बार अफ्रीका तो जाया है, बच्चे भी हैं वहाँ कई सालों से, लेकिन रशिया में एक बार भी नहीं जा पाया। मेरी इच्छा है कि मैं एक बार रशिया जरूर जाऊं। क्या बात है। रशिया के कुछ खास शब्द हैं, जैसे अच्छा, खराशो बहुत अच्छे को बोलते हैं, खराशो। अच्छा। खराशो मतलब अच्छा,
गुड। अच्छा, ओचन खराशो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। स्पासिबो, धन्यवाद। और अच्छा, मिलते हैं जब गुड मॉर्निंग वगैरह तो zdravstvuyte है, थोड़ा मुश्किल शब्द है। zdravstvuyte। हम्म, और जब अलग होते हैं बाय बाय उसकी जगह बोलते हैं स्विदान्या। दो दसविदानिया, राइट, दसविदानिया। स्विदान्या या उस पर एक दादा। मूवी है, पाठक, क्या उनका मूवी है ना, एक हिंदी फिल्म है उसके ऊपर। स्विदान्या। और दादा का मतलब यस यस, नियत हाँ, नियत का मतलब नो। एंड यू वुड बी अच्छा, सरप्राइज, रशियन में जो फैमिली वाले रिश्तों के शब्द हैं, माँ माँ भाई बहन पिता वगैरह, हम्म, वो संस्कृत से बहुत मिलते हैं। जैसे अच्छा, संस्कृत में भ्रातृ, भ्राता, रशियन हम्म, में ब्रात, ओ, रशियन में रशियन में मातृ, बात, माता, रशियन में मात, ओ, अंग्रेजी में, संस्कृत में स्वसा, अंग्रेजी में सिस्टर, और रशियन में शेस्त्रा। अच्छा, तो एक ही ग्रुप की इंडो यूरोपियन ग्रुप की लैंग्वेजेस है, तो उसके हिसाब से कई साम्य है। वो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा हम्म, रशियंस के साथ। और एक और विदेशी के साथ में रहा, ऑस्ट्रेलिया का एक रिसर्चर था हम्म, जो पीएचडी के लिए पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहा था। उसका नाम था अच्छा, ओलिवर, अच्छा, जिसे बोलचाल में हम ओली कहते थे। अच्छा, मेरी अब भी इच्छा होती है कि बात करूं, पता नहीं, कभी कोशिश करूंगा ढूंढ के गूगल वगैरह पे। वो ऑस्ट्रेलिया में अब है कि नहीं, 50 साल पुरानी बात हो गई वो। तो हाँ, वो हाँ, बात है दिसंबर 71 की। अच्छा, तो उसका विषय था, पॉलिटिकल साइंस का रिसर्चर था वो, फॉर पीएचडी। और उसका रिसर्च का विषय था लोकल जस्टिस इन इंडिया। अच्छा, भारत में स्थानीय न्याय। हाँ, स्थानीय न्याय मतलब जो ग्राम जो पंचायत और न्याय ग्राम पंचायत पंचायत वगैरह जो होते हैं, हाँ, हाँ, होती है, उसमें किस तरह के फैसले होते हैं। तो करेक्ट, उसका करेक्ट, इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा था कि केस करने वाला किस जाति का है, और फैसला किस, मतलब जाति वाला जो कास्ट वाला एस्पेक्ट है वो प्रमुख ध्यान में था उसके। अच्छा, अच्छा, क्योंकि उसको ये लगता था कि जो लोअर क्लास लोग हैं, दलित या गरीब लोग हैं, उनके साथ जाति और न्याय पंचायत में न्याय होता था कि नहीं होता था। हाँ, अच्छा, तो उसके साथ एज ए उसको मेरा परिचय मिला अमेरिकन पीस कोर से ही। अच्छा, हाँ, उसने मुझसे संपर्क किया और एज ए लैंग्वेज असिस्टेंट, उसको आप दुभाषिया कह सकते हैं, लैंग्वेज इंटरप्रेटर कह सकते हैं। तो उसके साथ में अलवर जिले में 1 महीने रहा करीब। और वो बड़ा खराब टाइम था, इंडो पाक वार चल रहा था उस वक्त, बांग्लादेश वाला। ओ, हाँ, राइट, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, 71, यस, ब्लैकआउट यस, था। जी, इस जी, जी, मुश्किल स्थितियों में, सर्दी के मौसम में, उसके साथ में 1 महीने रहा वहां पर। क्या बात, अच्छा, बहुत कई गांव गए हम। उसका क्या, कोई खान साहब उसके परिचित थे, मेव थे वो। मेव एक जाति होती है जिसके लिए ऐसा कहते, अलवर जिले में है ये। उसके लिए ये कहते हैं कि पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम हो गए, अच्छा, क्योंकि उनके जो नाम हैं, कल्चर हैं, रीति रिवाज हैं, वो आज भी काफी कुछ हिंदुओं जैसे हैं। ओके, तो खान साहब ने उसको 2-4 गांव के नाम बताए जहाँ जाने में बहुत इंटरेस्टेड था वो, जैसे तिजारा, टपुकड़ा, जीवाना, ग्वालदा। ग्वालदा में बहुत इंटरेस्ट था उसका, क्योंकि मेबो का गांव था। ओ, अच्छा, तो उसके मुझे 2-4 किस्से याद हैं। हम जब जीवाना, जिसमें ग्वालदा ग्राम पंचायत पड़ती थी, उस जीवाना न्याय पंचायत में जब टपुकड़ा से हम जीवाना जाने लगे, तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और हमको पाकिस्तानी जासूस समझते थे वो। ओ, मैं अच्छा, भी बड़ा गोरा चिट्टा सा वैसा था, फॉरेनर जैसा उस वक्त। तो हाँ, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ओ, तो उन्होंने ये समझा कि ये पाकिस्तानी जासूस है, हमारे गांव में जा रहे हैं। ओ, अच्छा, अच्छा, तो लोगों ने बहुत विरोध किया, हाथ लगा के रोका हमको, और खास तौर से ग्वालदा वाले मेबो ने, क्योंकि हाँ, मुसलमान थे वो। हाँ, उनको डर था कि कहीं भाई ये लोग आरोप नहीं लगाएं कि पाकिस्तानी जासूस मेमो के गांव में ठहरे हैं। तो वर्चुअली कंधा पकड़ के रोक दिया उन्होंने कि वहां मत आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ग्वालदा मत आओ, क्योंकि वहां पर अच्छा, कुछ नहीं है। हाँ, और 2 दिन हम गए भी वहां पर, तो उन्होंने बार बार यही कहते थे कि वापस कब जाओगे।
हाँ, अच्छा। तो ओली मुझसे कहता था, बाबरा दे वांट अस टू लीव, मैंने कहा यस। और वहाँ वो रोटी पर सरसों का साग रख के देते थे, वो बड़ा हाँ। उसको एक बार तो ये लगा कोई प्लेट आई है, प्लेट पे सब्जी रख के दिए ओ, इन्होंने। अच्छा, तो वो रोटी खाता ही नहीं था, उसको लगता था सिर्फ सब्जी खानी है। नहीं, सब हम खाने पीने का उसका, जब भी हम साथ ढाबे में खाना खाते थे, हाँ। दाल बैंगन का भरता, तो उसमें इतनी मिर्ची होती थी कि उसकी नाक टपकती रहती थी। सी सी करता पर रहता खाता था, कुछ ए नहीं। बाप रे, वेरी हॉट, वेरी चिली, वेरी हॉट। पर खाना खाता था बेचारा, क्या करता वो। दो प्रसंग मुझे खास तौर से उसके याद आ रहे हैं। एक तो एक बार गांव में घूमते हुए हम केले लेने लगे, बनाना। हाँ। तो मैंने पूछा कैसे दिए, तो उसने कहा कि इतने आठाने के, आठाने के 3 4 ऐसे, आठाना बहुत होता। हाँ, तो आठ मैंने वो आना। जो रेट उसने बताई, मैंने केले ले लिए। तो उसने थोड़ी होशियारी दिखाई, उसने कहा, भापरा आस्क हर टू वेट। ओह, अच्छा। मतलब मुझे काउंट करके नहीं लेना है, तोल के लेना मुझे है। वजन करके तोल के लेना है, हाँ। मैंने कहा कि तोल के दे इसको भाई। तो उसने हाँ। तोल के दिए, तो एक केला कम मिला उसको। तो उसने कहा कि नो 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 नो, वैसे ही दे दो। तो वो चेट गई उसके, केले वाली बोला नहीं, अब नहीं दे। मैंने क्यों नहीं। तो पहले दे रही थी, तब नहीं लिया। बड़ा वो झेपा वो, और उसने कहा माई 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 मिस्टेक, माई फॉल्ट। मैंने कहा यस। और दूसरा ये कि जब हम अलवर से वापस जयपुर जा रहे थे, उसका ब्लैकआउट का टाइम था, पीक पे था हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध, चारों तरफ युद्ध का माहौल। हम्म। तो गाड़ियां की गाड़ियां फौजियों से भरी रहती थी उस वक्त। हम्म। तो एक तो वो याद है मुझे बिल्कुल, अंधेरा स्टेशन पे, बगल में बिस्तर और सर पे अटैची, हमारे दोनों के बिस्तर साथ अच्छा। लेके जाते थे। और हाँ। वो चिल्लाता हुआ घूम रहा था, ए भाई साहब थर्ड क्लास किधर है, ए भाई साहब थर्ड क्लास किधर है। तो हम लोग साथ साथ जाते, और किसी डब्बे में जगह मिली, वहां बैठे। तो मैं तो, मुझे ऊपर वाली जो, तब रिजर्वेशन इतना नहीं होता था भारतीय ट्रेन में, जनरल डब्बे होते थे, और वो तो मिलिट्री का दौर था, युद्ध का। करेक्ट। मैं तो जगह मिली वहां थोड़ा सो गया ऊपर, वो नीचे वाली सीट पे बैठा। तो हम्म। उस वक्त जो लकड़ी की बर्थ होती थी, उसमें बीच बीच में झिरियां सी, दरारें सी होती थी, हम्म। ऊपर वाली बर्थ पे लकड़ी हम्म। की होती थी, और बीच में गैप होता था उनमें थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा। तो ऊपर 2 फौजी थे, वो सो रहे थे, और नीचे वो था। अच्छा। तो मैं सुनता रहा, ऊपर बैठा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बड़ा झल्ला रहा था, झुंझला रहा था, ओ शिट, ओ, ए पुट इट ऑफ। उनके जूतों से धूल गिर गिर के नीचे आ रही थी, ओह। वो जूते पहने हुए बैठे थे ऊपर। ओके। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये तो परेशान हो रहा है। मैं उठा, और मैंने उन फौजियों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आप जूते उतार दो, इसके ऊपर धूल गिर रही है। हाँ, तो उन्होंने उसको कहा, जैसे आदत होती है अपनी कहने की, डोंट वरी डोंट वरी। उसने कहा, अच्छा। व्हाई शुड आई नॉट वरी, आई वुड वरी, आई एम वरीइंग, हाँ। आई एम। तो फिर मैंने जूते उतारे, उन्होंने, तो इस तरह के कई अनुभव रहे वहाँ। 1 महीने गेस्ट हाउस में, डाक बंगले में रुकते थे, बिल्कुल बर्फीला ठंडा पानी था, उससे कई बार नहाते थे। गांव में कई बार जो कुएं का पानी है, मोटर का इतना बड़ा, जो नल चलता है, उसमें नहाए। गांव वालों का विरोध भी सहा। तो हम्म। हम जाते थे, उससे पहले गांव में हमारे जाने की खबर पहुंच जाती थी। अच्छा। अच्छा। और जब गांव में हम एंटर करते, तो औरतों का, बच्चों का एक हुजूम हमें तैयार मिलता, आपका गांव स्वागत के करने के लिए। हाँ। एंट्री पॉइंट पे। तो उसमें अच्छा। बड़ा कुतूहल था कि कोई अमेरिकी जासूस हैं, वो आ रहे हैं, इस तरह का माहौल था। और हाँ। दो अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि गांव वाले कहीं ऐसी मजाक करते थे रात को जब बैठते थे। किसी ने कहा कि तू कौन से जंगल से आया है। तो वो पूछता क्या बोल रहा है, मैंने समझा ये कह रहा है। तो एक देहाती ने ये खबर फैला दी गांव में कि 2 ऐसे लोग आ रहे हैं गांव में, जिनकी एड़ियां 1 1 बालिस्ट की है, ओह, जिनके अच्छा। ओलिवर के जूते बहुत बड़े बड़े थे। तो गांव ओह। में ये अफवाह फैल गई कि राक्षस जैसे 2 लोग हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े पांव हैं, वो आ रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हर गांव में जो 2, जैसे मैं अगर कोई भी बाहर का आदमी कहीं भारतवासी से मिलेगा, तो व्हाट आर 2 मेन कंसर्न्स ऑफ एन इंडियन।
टू टिपिकल इंडियन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस जो वो किसी नए आदमी से पूछेगा, क्योंकि हर जगह ये 2 सवाल उसको पूछे गए। नंबर 1, तेरी शादी हो गई कि नहीं हो गई? हालांकि ये पर्सनल सवाल है, तो इस बात का तो वो टाल टोल के ओके नो, तो वो कहते तेरे एक मेवण साथ कर दे, मैं तेरी शादी कर दे क्या? बोला यस ओके, वो तो बात मजाक में चली जाती थी। दूसरा सवाल वो करते थे कि तू कितना कमाता है? अच्छा, तेरी कमाई क्या है? मैंने कहा कि दे आर आस्किंग अबाउट योर इनकम, तो इस पर उससे इतराज होता था। बोलो व्हाई, क्यों? तो वो समझ जाता, इतनी अंग्रेजी वो भी जानते थे, तो वो गांव वाला बोलता था कि अभी क्यों के बता दे। तो क्योंकि वहां रहना था 1-2 दिन, तो बताना पड़ता था उसको। तो मैंने ये अनुभव किया कि दीज आर 2 टिपिकल सॉर्ट ऑफ इंडियन क्वेश्चन। हमारी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि किसी आदमी की शादी हुई है कि नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर नहीं हुई है तो गड़बड़ है। दूसरा, उसकी कमाई कितनी, अगर कोई अच्छा कमाता है और शादी हो गई है तो बहुत सही आदमी है वो। तो बाबरा साहब, अनुभव है आशीष जी मेरे। हाँ, तो अमेरिकन के अपना साथ आज वक्त हो चला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते हम इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका अपना अनुभव यहाँ आने का, यूएस से आने का। हाँ, 1999 में मैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने अमेरिका गया था पहली बार। हाँ, तो मेरी जो पहली अमेरिकी यात्रा है उसकी बातचीत करेंगे अगली बार। जरूर जरूर। तो अगले हफ्ते हम आपके अमेरिकी यात्रा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत,